हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, CRVI। जी हाँ, CRVI, जो कि प्रोफेशनल का बहुत ही ज़बरदस्त वाला पेपर है। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मज़ा आने वाला है आपको इस पेपर में। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से पूरा ये 100 मार्क्स का पेपर को एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मज़ा आने वाला है आप लोग को। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस को डाउनलोड करके। जी हाँ, सिलेबस को हम लोग फटाफट से डाउनलोड करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ये आपका स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करेंगे इंस्टीट्यूट का मैथ से। जैसे कि हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से पूरा ज़बरदस्त वाले पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। एकदम पूरा एक्सटेंसिवली हम लोग एक एक पार्ट इंस्टीट्यूट का मैथ का कवर करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये देखिए, मैंने कर लिया है इंस्टीट्यूट का मैथ आप लोग के लिए डाउनलोड। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोग के लिए ये रहा मैथ डाउनलोड कर लिया। ओके, फटाफट से स्टार्ट करेंगे, कम ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। CRVI स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं हूं CACS दीपक अग्रवाल, ठीक है। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद बिग 4। बिग 4 का मेरे पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मेरे पास यही कुछ आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है बिग 4 में, ठीक है। बिग 4 का बात किया जाए तो मैंने KPMG में काम किया है, ठीक है। PwC में काम किया है, डेलॉयट में काम किया है, ठीक है। तीनों कंपनी में मैंने काम किया है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स में काम किया हुआ है। मैंने किस फील्ड में काम किया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स वाली फील्ड में काम किया हुआ है। मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है पूरा बिग 4 का। तो आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के संग मैं आप लोग को ये पूरा नॉलेज दूंगा, ठीक है। मैं इंटर लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल में आप लोग के संग जुड़ा हुआ हूँ। मैं CMSL पढ़ा रहा हूँ आपको और ECIPL पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे मैं CMAD पढ़ा रहा हूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ और CRVI आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, स्टूडेंट लोग का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया है। आप भी पढ़ोगे, आप देखोगे कि हम लोग किस लेवल पे, हम लोग कितना अंदर घुस के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। नंबर 2, मैं आप लोग को जो भी पढ़ाऊंगा इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ाऊंगा। नंबर 2, मैं इंस्टीट्यूट का मैथ से आप लोग को जो भी पढ़ाऊंगा, मैं इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा इंस्टीट्यूट मैथ से मैं पढ़ूंगा, पूरा इंस्टीट्यूट मैथ से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। नंबर 3, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराया जाएगा क्लास में, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर पेपर आप लोगों को, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर या पास्ट ईयर QIP PYQ आप लोग को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। नंबर 5, हम लोग पूरा स्टडी, पूरा समरी नोट्स बनाएंगे क्लास में। समरी नोट्स बनाएंगे पूरा क्लास में, हम लोग समरी नोट्स बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एक एक चीज़ को हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ेंगे, समरी नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पूरा हम लोग ज़बरदस्त तरीके से ध्यान में रख के सब एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो हम लोग सिलेबस के अंदर घुस जाते हैं। सिलेबस क्या क्या है देखिए। आपका ये वाला जो पेपर है, इसको प्यार से बोलते हैं हम लोग CRVI। CRVI मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, पूरा इसी के ऊपर ये आपका पूरा सिलेबस बना हुआ है, ठीक है। पूरा इसी के ऊपर, ठीक है। पास्ट जो आपका सिलेबस था उसमें क्या चेंजेस आया गया बोला जाए तो चेंजेस एज सच आपका वैल्यूएशन डाल दिया गया और कुछ कुछ चैप्टर के अंदर में चेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन इन इंसॉल्वेंसी का बात किया जाए तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टोटल आपका 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। वैल्यूएशन 20 मार्क्स का और 40 मार्क्स का आपका इंसॉल्वेंसी है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क्स, 20 मार्क्स वैल्यूएशन एंड 40 मार्क्स इंसॉल्वेंसी, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है। सबसे ज्यादा टाइम आपको इंसॉल्वेंसी में ही लगने वाला है। इंसॉल्वेंसी का बात किया जाए तो वही IBC को हम लोग पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का बात किया जाए तो हम लोग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कॉर्पोरेट का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब मर्जर, एमलगमेशन, डीमर्जर। मर्जर, एमलगमेशन, डीमर्जर कैसे होता है भैया? एक कंपनी दूसरा कंपनी को अगर खरीदेगा, जियो अगर हॉटस्टार को खरीद रहा है, जियो अगर हॉटस्टार को खरीद रहा है तो क्या वैल्यू पे खरीदेगा भैया? क्या वैल्यू पे खरीदेगा? कैसे खरीदेगा?
उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, मर्जर, डीमर्जर। भैया जॉइंट वेंचर अगर कोई कंपनी बना रहा है, कोई कंपनी जॉइंट वेंचर कर रहा है, डीमर्जर हो रहा है, एमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग ने कंपनी स्टैकिंग में पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। पूरा कंपनीज एक्ट का नॉलेज लगा के हम लोग प्रैक्टिकली इस पूरा प्रोफेशनल वाला सिलेबस को पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी का, टेक ओवर का, टेक ओवर जैसे हम लोग ने सेबी टेक ओवर कोड पढ़ा है वो यहाँ पे डिस्कशन होगा। कैसे प्लानिंग होता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन का क्या वैल्यूएशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, ये सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इंड एस को हम लोग कैसे पढ़ा जाएगा, AS14 के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे किया जाता है मर्जर और एमलगमेशन में, वो चीज पढ़ेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भैया जब तुम मर्जर करोगे तो उसका वैल्यूएशन भी तो कराना पड़ेगा। सामने वाला कंपनी को क्या 1 रुपया में खरीद लोगे, 2 रुपया में खरीदोगे, तो वैल्यूएशन करा के खरीदना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा उसका कंपनी का। तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। वैल्यूएशन वो FM वाला वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे पूरा थ्योरी वाला वैल्यूएशन है, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है ये, ठीक है, वैल्यूएशन। फिर साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी का बात होता है। क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का बात होता है। तो इंसॉल्वेंसी में हम लोग पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। देखो इंसॉल्वेंसी जब इंडिविजुअल का होता है, इंसॉल्वेंसी जब कंपनी का होता है। दो तरीके का इंसॉल्वेंसी हो सकता है। अगर कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो, तो हम लोग को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, CIRP, ये IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे इंसॉल्वेंसी कंपनी के केस में होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी, अगर कंपनी आपका इंसॉल्वेंट होगा तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल अगर इंसॉल्वेंट होगा, उसको बैंक्रप्सी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैंक्रप्सी, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के केस में और इंडिविजुअल के केस में, दोनों के केस में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है। भैया दिवालिया अगर निकल गया, दिवालिया अगर कंपनी का दिवालिया अगर निकल जाएगा तो इंसॉल्वेंसी होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, इंसॉल्वेंसी। पहले अगर इंसॉल्वेंसी होता है उसके बाद लिक्विडेशन होता है। पहले क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, उसके बाद लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी क्या होता है भैया, इंसॉल्वेंसी मतलब अगर कंपनी का एसेट और कंपनी का लायबिलिटी देखा जाएगा। अगर कंपनी का लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है, कि कंपनी का जितना एसेट है लायबिलिटी उसको मेकअप नहीं कर पा रहा है, लायबिलिटी उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कंपनी का जितना भी एसेट्स है लायबिलिटी का मेकअप नहीं कर पा रहा है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, एसेट्स बहुत कम है, कंपनी का एसेट लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मान लो एसेट कंपनी का 100 रुपया है, लायबिलिटी कंपनी का 200 रुपया है। अगर आज के टाइम में पूरा एसेट बेच दिया जाए तो क्या लायबिलिटी को पूरा पेमेंट कर पाएगा, नहीं। उस सिचुएशन को बोलते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसॉल्वेंसी। कंपनी अगर मान लीजिए कंपनी का एसेट का साइज 100 रुपया है, लायबिलिटी का साइज 200 रुपया है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी। इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। और अगर कंपनी का एसेट का साइज, अगर कंपनी का एसेट लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंपनी का एसेट अगर लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाएगा और इस सिचुएशन को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको हम लोग प्रॉपर्ली हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो इट में लीड टू बैंक्रप्सी, bankruptcy it may lead to bankruptcy and liquidation, it may lead to bankruptcy and liquidation। मतलब भैया इंसॉल्वेंसी तो एक स्टेट है, इंसॉल्वेंसी क्या है, एक स्टेट है। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, एक सिचुएशन है। अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंसी को आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो बैंक्रप्सी हो सकता है, लिक्विडेशन हो सकता है। बैंक्रप्सी किसके केस में होता है, बैंक्रप्सी होता है इंडिविजुअल के केस में, और लिक्विडेशन होता है कंपनी के केस में। लिक्विडेशन क्या होता है, कंपनी के केस में, लिक्विडेशन होता है कंपनी के केस में, और बैंक्रप्सी होता है कंपनी के केस में, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जहां पे आपका एसेट आपका लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है। इंसॉल्वेंसी क्या, एक स्टेट है जहां पे आपका एसेट आपका लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। आपका एसेट अगर आपका लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा, ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं आपका इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंसी को आपने प्रॉपर्ली अगर हैंडल नहीं किया तो वो बैंक्रप्सी भी हो सकता है, लिक्विडेशन भी हो सकता है। बैंक्रप्सी होता है इंडिविजुअल के केस में और लिक्विडेशन होता है कंपनी के केस में, ठीक है। लिक्विडेशन होता है कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट के केस में होता है लिक्विडेशन, और कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट्स के केस में होता है लिक्विडेशन, और नॉन कॉर्पोरेट्स के केस में होता है बैंक्रप्सी, ठीक है। समझ में आया, यही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, एक स्टेट है, जिस स्टेट में आपका एसेट्स आपका लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर इसको हम लोग ने प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपका कंपनी का लिक्विडेशन भी हो सकता है और आपका कंपनी का बैंक्रप्सी भी हो सकता है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। उसके लिए आपको ऑब्वियसली IBC पढ़ना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको CIRP प्रोसेस पूरा समझना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस समझना पड़ेगा। IBC के अंडर में एक प्रोसेस होता है, एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक अपॉइंट किया होता है, IP जिसको बोलते हैं, उसको अपॉइंट किया जाता है। IP क्या करता है, आपका
आईपी क्या करते हैं, आईपी सबसे बिड मंगवाता है, फिर उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के बाद एक रेजोल्यूशन बनता है, रेजोल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, एक प्लान बनता है, एक प्लान के अंतर्गत आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, ये तो पूरा चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ देखो आपको यहाँ पे सरफाइसी एक्ट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट, सरफाइसी एक्ट क्या चीज के बारे में बताया, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में बोलता है। पूरा सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आपको सरफाइसी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, सरफाइसी एक्ट। ये पूरा क्या बढ़ता है, ये पूरा क्या चीज के बारे में बताता है, ये पूरा बताता है सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के, क्या चीज के लिए बताता है, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा इसमें कवर्ड है। ओके, पूरा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कहां पे कवर्ड है, सरफाइसी एक्ट में। कहां पे, सरफाइसी एक्ट। ठीक है, सरफाइसी एक्ट जो कि क्या करता है भैया, एनपीएस के लिए, जैसे बैंक है, बैंक में अगर मान लीजिए कोई एसेट एनपीए हो जाता है, बैंक ने कोई लोन दिया, लोन का ठीक से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो सरफाइसी एक्ट के अंदर में कवर्ड है। सिक्योरिटाइजेशन, वहां पे सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, वो सरफाइसी एक्ट में कवर्ड है। सरफाइसी एक्ट क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये पूरा सरफाइसी एक्ट में कवर्ड है। सरफाइसी एक्ट में सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और बैंकिंग के लिए भी हम लोग का, बैंकिंग के लिए भी एक एक्ट आता है, बैंकिंग के लिए भी एक एक्ट आता है, बैंकिंग वाला एक्ट भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, बैंकिंग वाला एक्ट भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीबीआई एक्ट, वो वाला एक्ट भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब एक एक करके देखो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब भैया अमलगमेशन कैसे होता है, मर्जर कैसे होता है, डीमर्जर कैसे होता है, ये सब हम लोग को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जानना है। ठीक है, कैसे हम लोग एक्विजिशन कंपनी का करते हैं, टेक ओवर करते हैं, कैसे लिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर होता है, प्लानिंग कैसे होगा भैया, ऐसे ही कोई भी कंपनी को एक्वायर कर लोगे क्या, उसके ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्वायर करोगे। ऐसे ही कोई कंपनी एक्वायर नहीं कर लेते, पहले उसका प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजी बनता है, प्रोसेस होता है, फिर पूरा प्रोसेस, मर्जर एंड अमलगमेशन का पूरा प्रोसेस, ड्यू डिलीजेंस कैसे होगा, ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है भैया। देखो कोई भी कंपनी को एक्वायर करने से पहले पहले उसका प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, पूरा ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर होता है भैया, कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, एक मर्जर और एमलगमेशन का पूरा ड्राफ्टिंग होगा ना, अग्रीमेंट का पूरा ड्राफ्टिंग होगा, तो पूरा अग्रीमेंट को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कैसे होता है, वो इंड एस 14 के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, किसके, इंड एस 14 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, डीमर्जर, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो जब हम लोग मर्जर एमलगमेशन करते हैं, जब मर्जर और एमलगमेशन पढ़ते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपटीशन कमीशन भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो जियो और हॉटस्टार का अगर मर्जर होगा, कोई बड़ा बड़ा कंपनी का अगर मर्जर होता है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लग जाता है, तो उसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर में अगर कॉम्बिनेशन अगर वो हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन का कैसे ट्रीटमेंट होगा, सीसीआई को कैसे नोटिस देना पड़ेगा, सीसीआई कैसे इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, सीसीआई से, इनकम टैक्स से, स्टॉक एक्सचेंज से, अगर लिस्टेड कंपनी है सेबी से अगर अप्रूवल लेना पड़ेगा। बैंकिंग अगर दो बैंक्स है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल्स क्या क्या लगेगा ये हम लोग पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक मर्जर कैसे होता है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर कैसे होता है। फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब स्मॉल कंपनी अगर कैसे मर्जर होगा, होली ओन सब्सिडरी आपका होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी अगर साथ में मर्ज होना चाहता है तो वो लोग कैसे मर्ज होगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्रॉस बॉर्डर मर्जर, अगर भैया इंडिया का कंपनी और बाहर का, जिसका बाहर का अगर दो कंपनी मर्ज हो रहा है, या फिर इंडिया का कंपनी और बाहर का कोई कंपनी मर्ज हो रहा है, तो उस केस में क्या 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 रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ेंगे। ये टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये टोटल 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद वैल्यूएशन, अगर जब भी मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर हो रहा है तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा भैया, सामने वाला कंपनी को वैल्यू कराना पड़ेगा ना। अगर मान लो रिलायंस अगर जियो को खरीद रहा है, जो मांगेगा वो दे देंगे, नहीं ना बाबू। अगर उसमें कोई कोर्ट केस चल रहा है, आने में कोई लाइबिलिटी आ सकता है कंपनी के ऊपर, कोई पुराना लाइबिलिटी है जियो के ऊपर आ जाएगा ना, तो वो लाइबिलिटी क्या है, क्या चीज एसेट्स है, सारा का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। अलग अलग रेशियोज को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बॉटलनेक, अलग अलग अप्रोच को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप हम लोग ने पढ़ा ना, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, हम लोग ने समझा ना, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जहां पे आपका एसेट लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अगर उसको संभाला नहीं जाए, इट में लीड टू लिक्विडेशन, और वाइंडिंग अप इट में लीड टू लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी। लिक्विडेशन किसके केस में, लिक्विडेशन भैया होता है कंपनी के केस में, और
बैंक्रप्सी किसके केस में होता है? इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। तो हम लोग वही इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में पढ़ेंगे, सीआरपी कैसे होता है वो पढ़ेंगे, रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। एक आईपी को अपॉइंट किया जाता है जो कि क्या करेगा, कंपनी का बिजनेस के बारे में समझेगा, कंपनी का बिजनेस को लुक आफ्टर करेगा ड्यूरिंग द आईआरपी प्रोसेस, ठीक है। रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मीटिंग्स कंडक्ट किया जाएगा क्रेडिटर्स के बीच में, डेटर्स के बीच में, फिर एक प्लान बनेगा, रेजोल्यूशन प्लान बनेगा कि यार देखो तुम्हारा कंपनी को हम लोग इतना रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है, फिर किसको कैसे कैसे पेमेंट होगा वो होगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वो अगर कंपनी इंडिया के बाहर है इंडिया के अंदर है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। फिर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, कंपनी अपने आप वॉलेंट्री भी अप्लाई कर सकता है। एक तो ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स लोग का पेमेंट नहीं कर पा रहे कंपनी, क्रेडिटर्स लोग चल जाता है एनसीएलटी में, फिर उसके बाद आईआरपी प्रोसेस होता है। एक होता है वॉलेंट्री, कंपनी खुद ही अप्लाई कर रहा है इंसॉल्वेंसी के लिए, ठीक है। ट्राइब्यूनल, अगर अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है कोई इंसॉल्वेंसी को तो उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल भी वाइंडिंग अप कर सकता है। फिर स्ट्राइक ऑफ, जो कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है, उसका नाम हम लोग को रजिस्टर ऑफ द कंपनी से हटाना पड़ता है, तो स्ट्राइक स्ट्राइक करना पड़ता है नहीं। ये सारा एक्ट हम लोग को, ये सारा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ा आपका चैप्टर होने वाला है आईबीसी। आईबीसी आपका सबसे बड़ा होने वाला है। इंसॉल्वेंसी हम लोग इंसॉल्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, इंसॉल्वेंसी सबसे बड़ा होने वाला है आपका, ठीक है। चलो अब फटाफट से सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे, फटाफट से हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे फटाफट से। ये लो, नेम कर लिया, नामकरण कर लिया नोटबुक का, सीआरवीआई नोटबुक। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा बोले ना, लिख लिख के देखो। अभी चैप्टर का नाम आप लोग को लिखाया जाएगा, चैप्टर का नाम सोचो, चैप्टर का नाम अभी लिखाया जाएगा आप लोग को। चलो लिखो। ठीक है, ये पार्ट ए है आपका, ये पार्ट बी है, और ये पार्ट सी है। इट मीन्स अ चेंज इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर, बाई बैक, जॉइंट वेंचर एटसेट्रा, ठीक है। किसी से भी हो सकता है ना, मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर, बाई बैक, जेवी, किसी से भी हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, अब लिखो, चैप्टर का नाम लिखो। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ओके। एक्विजिशन ऑफ कंपनी और बिजनेस। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। प्रोसेस ऑफ मर्जर और अमलगमेशन ट्रांजैक्शन। इसको प्यार से M&A बोलते हैं, ठीक है। मर्जर एंड अमलगमेशन ट्रांजैक्शन का क्या प्रोसेस है, ओके। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, M&A में क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ओके। बिना डॉक्यूमेंटेशन के मर्जर एमलगमेशन नहीं होगा ना, मर्जर एमलगमेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे कंपटीशन एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट का कौन सा वाला पार्ट? खाली कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, ओके। रेगुलेटरी अप्रूवल। भैया इनकम टैक्स से अप्रूवल चाहिए, किससे अप्रूवल चाहिए? सेबी से अप्रूवल चाहिए, आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, वो भी बताना है, ठीक है। फिर फास्ट ट्रैक मर्जर। क्रॉस बॉर्डर मर्जर। ठीक है, फिर मार्क्स लिख लीजिए, कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सिर्फ 5 मार्क्स का प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, ओके। प्रोसेस से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तक आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अकाउंटिंग में 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग, ओके। टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन से, कंपटीशन एक्ट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। रेगुलेटरी अप्रूवल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉस बॉर्डर से 5 मार्क्स का। सर ये तो 40 से ज्यादा हो गया बाबू। ऐसे ही थोड़ा ना कि सारा चैप्टर से मिला के पूछेगा। कुछ कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इतना मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। और चॉइस भी आता है ना आपको, खाली 40 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, 55 टू 56 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वो आपका चॉइस क्वेश्चन लेके बात हो रहा है यहाँ पे, ओके। आ जाइए। इट डील्स विथ वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स ऑफ merger and amalgamation, okay. It deals with valuation aspects of merger and amalgamation.
what should be the value of the business which is going to be acquired. ठीक है, अब इसमें भी चैप्टर का नाम लिखिए. ओवरव्यू ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन. वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड एसेट फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. देखो क्या किया है ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पहले 60 मार्क्स का था, उसको डिवाइड कर दिया दो में. ठीक है, डिवाइड कर दिया. ठीक है, 40 और 20. ठीक है, यहाँ पे मार्क्स भी लिख लो. ये आता है 40 मार्क्स का, ये आता है 20 मार्क्स का, और ये आएगा 40 मार्क्स का. सबसे बड़ा पार्ट आपका इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन ही है, मतलब उसमें बहुत पढ़ने का है. ओके, और सबसे पहले हम लोग इंसॉल्वेंसी से ही स्टार्ट करेंगे. चलो, इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट. इंसॉल्वेंसी क्या, एक स्टेट है ना, व्हेन द एसेट आर इनसफिशिएंट. तुम्हारा एसेट इनसफिशिएंट है, ओके, तुम्हारा लाइबिलिटी को पे करने के लिए. ठीक है, इनसफिशिएंट टू पे द लाइबिलिटी. Insolvency is a state when the assets are insufficient to pay the liability. Okay, it is a common term for both company, for corporates and non-corporates, for corporates and non-corporates. ठीक है, insolvency is a state when assets are insufficient to pay the liability. It is a common term for corporates and non-corporates. अगर कंट्रोल नहीं किया गया इंसॉल्वेंसी तो क्या होगा, अगर कंट्रोल नहीं किया गया इंसॉल्वेंसी तो बैंक्रप्सी होगा नॉन कॉर्पोरेट के लिए, और कॉर्पोरेट के लिए क्या होगा, लिक्विडेशन. If the state of insolvency is not controlled or resolved, it would lead to bankruptcy. It would lead to bankruptcy. Okay, bankruptcy होगा ना, for non-corporate, for non-corporate, and liquidation for corporate. नॉन कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल. कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एलएलपी. ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल. ठीक है, कॉर्पोरेट के केस में क्या होगा, कॉर्पोरेट के केस में क्या होगा, लिक्विडेशन. और
इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, बैंक्रप्सी, उस टर्म को बोलते हैं बैंक्रप्सी, उस टर्म को क्या बोलते हैं, बैंक्रप्सी। ओके, insolvency is a state when the assets are insufficient to pay the liability. It is a common term for both corporates और नॉन कॉर्पोरेट दोनों के लिए एक ही टर्म है। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया, रिजॉल्व नहीं किया गया, तो बैंक्रप्सी होगा इंडिविजुअल के केस में और नॉन कॉर्पोरेट के केस में, और इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन होगा आपका कॉर्पोरेट्स के केस में। अब चलो सर, वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस टू गिव इफेक्ट टू लिक्विडेशन। कोर्ट के ऑर्डर के बिना लिक्विडेशन नहीं होता है ना, कोर्ट का ऑर्डर आता है वाइंडिंग अप से, ठीक है। वाइंडिंग अप जब तक नहीं होगा तब तक लिक्विडेशन नहीं होगा, ठीक है। वाइंडिंग अप जब तक नहीं होगा तब तक लिक्विडेशन नहीं होगा। तो बते टर्म अलग अलग है ना भैया। इंसॉल्वेंसी क्या है, वो स्टेट जब आपका एसेट लाइबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्ट मतलब भैया अगर इंडिविजुअल बोलेगा कि हम इंसॉल्वेंट हो गया, हम लिक्विडेशन हो गया मेरा, तो वो क्या हो गया, बैंकरप्सी। अगर आपका कोई कंपनी बोलेगा तो लिक्विडेशन बोलेगा कि मेरा कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। तो वाइंडिंग अप उस प्रोसेस को बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, जब भैया ये सीआईआरपी अपॉइंट होगा, सीआरपी अपॉइंट होकर ऑर्डर पास होगा, तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप। ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। ओके, देखो अभी खाली टर्म समझा रहे हैं, अभी तक चैप्टर नहीं समझा है, अभी तो नाम ही लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक करके अब नाम लिखेंगे चैप्टर का, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 11 था, ये चैप्टर नंबर 12 लिख लो यहाँ पे, और ये चैप्टर नंबर 13 था, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट होगा। बड़ा है भैया, सिलेबस बड़ा है, लेकिन मजा बहुत पाएगा, बहुत गजब वाला मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ये पढ़ाने में। ओके, चलो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी क्या होता है उसको पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर में, इंसॉल्वेंसी। ओके, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, एप्लीकेशन फॉर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, जिसको बोलते हैं सीआईआरपी, ठीक है। रोल, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ आईपी, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आईआरपी, आईपी उसका अलग अलग टर्म है, ठीक है। आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये लोग का काम क्या है, ये लोग का ड्यूटी क्या होता है, ये लोग पूरा प्रोसेस को रिव्यू करते हैं, ये लोग प्रोसेस को ओवरलुक करता है, ये पूरा प्रोसेस को यही संभालता है, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी कैसे रेजोल्यूशन बनाया जाएगा। यार एक से एक हम लोग रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो जिंदल इंडिया का हो रहा है ना, जिंदल जेएसडब्ल्यू और भूषण पावर एंड स्टील, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। गजब गजब का पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल, पूरा आप लोग को आईआरपी का जो लेटर आता है ना, ऑर्डर लेटर, वो भी दिखाएंगे आपको। कन्वेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी बनता है ना क्रेडिटर का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर लोग एक कमिटी बनाता है, ठीक है, कि भैया देखो हम लोग का पैसा नहीं पे कर रहा है एक ये आदमी, तो फिर एनसीएलटी की एक मीटिंग बोलता है, कमिटी बनाओ, और कमिटी क्या करेगा, एक आईपी को अपॉइंट करेगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, जबरदस्त वाला मजा आएगा। ओके, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, प्लान बनता है उसके बाद अप्रूवल होता है। ओके, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। प्री पैकेज मतलब भैया उसमें मतलब क्या होता है, प्री पैक्ड है, वो प्री पैकेज्ड है, मतलब जल्दी जल्दी होगा सब काम, क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। जैसे प्री पैकेज कमोडिटी होता है ना, खाना बना के परोस कर दिया जाता है, वही। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जैसे क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रक्चरिंग है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी है, जब बाहर का कंपनी इन्वॉल्व होता है। लिक्विडेशन आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अगर रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, कंपनी को फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, जैसे अभी जेएसडब्ल्यू के केस में हुआ है।
लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया था कि भैया रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया, आप रेजोल्यूशन लिक्विडेट कर दीजिए कंपनी को। रिजोल्यूशन मतलब बचाया जा रहा है, अगर नहीं बचाया जाएगा तो बोला ना, अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो रिजॉल्व नहीं किया गया, रेजोल्यूशन नहीं हुआ पास, रिजॉल्व नहीं किया गया, तब क्या होगा, लिक्विडेशन हो जाएगा। ठीक है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन खुद कंपनी अप्लाई करता है लिक्विडेशन के लिए। डेट रिकवरी, बैंकिंग के केस में क्या होता है, डेट रिकवरी एंड सरफाइसी। वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल, ये तो अंडर कंपनीज एक्ट होगा, वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट। स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये सारा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, इतना सारा चैप्टर, देखिए 26 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, 26। तो भैया बहुत बहुत ही ज़्यादा वाला मजा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 14 से 19 जो है ना, चैप्टर नंबर 14 टू 19 ये मिला के आपका टोटल 30 मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 14 टू 19। चैप्टर नंबर 14 टू 19 आपका पूरा 30 मार्क्स का आएगा। ओके, ये 20 एंड 21 मिला के आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर ये भी 5 मार्क्स का, वॉलेंट्री लिक्विडेशन ये भी 5 मार्क्स का। ओके, डेट रिकवरी एंड सरफाइसी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये दोनों से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंसॉल्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, जब भी करेंगे स्टार्ट इंसॉल्वेंसी से ही करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, इंसॉल्वेंसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आया, इंसॉल्वेंसी क्या है, एक स्टेट है। इंसॉल्वेंसी क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, जब आपका एसेट आपका लाइबिलिटी का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, अगर एसेट लाइबिलिटी का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व मतलब वही रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, वही रेजोल्यूशन प्लान हम लोग वही सब पढ़ेंगे, बचाने का कोशिश किया जा रहा है। अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन किसके केस में होगा, कंपनी के केस में, और बैंक्रप्सी किसके केस में होगा, नॉन कंपनीज के केस में, नॉन कॉर्पोरेट्स के केस में। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट्स के केस में बैंक्रप्सी होगा। और ये पूरा प्रोसेस को लिक्विडेशन का प्रोसेस मतलब रेजोल्यूशन प्लान बन गया, चला नहीं, लिक्विडेशन होगा कंपनी, तब वाइंडिंग अप में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग इज अ प्रोसेस टू गिव इफेक्ट टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन करने के लिए वाइंडिंग अप कराना पड़ता है। लिक्विडेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वाइंडिंग अप कराना पड़ता है। ठीक है, कंपनीज के केस में होता है वाइंडिंग अप। ओके, तो ये पूरा हम लोग देखिए इतना सारा चैप्टर है। देखिए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 चैप्टर है आपका इंसॉल्वेंसी में। सबसे ज्यादा आपको इंसॉल्वेंसी में ही टाइम लगेगा, इंसॉल्वेंसी में ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जबरदस्त वाला मजा आने वाला है, डटे रहिएगा, एकदम डटे रहेंगे हम लोग क्लास में। नेक्स्ट क्लास से आप लोग को पूरा इंसॉल्वेंसी में हम लोग घुस जाएंगे। आज का क्लास यहीं तक होगा, छोटा छोटा क्लास होगा। स्टार्टिंग का जैसे 2-3 क्लास आप लोग का यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का रेगुलर जैसे रेगुलर क्लासेस होता है वैसे होगा। छोटा छोटा क्लास करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपका इन डेप्थ क्लास 3 क्लास के बाद जब इन डेप्थ क्लासेस होगा वो 1.5 से 2 घंटा का क्लासेस होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे करके एक कॉपी बना लीजिएगा, जबरदस्त वाला एक कॉपी बना लीजिएगा। वहां पे हम लोग एकदम मस्त वाला नोट्स बनाएंगे जबरदस्त तरीके से। जैसे अभी हम लोग ने तो खाली इंडेक्स बनाया है, ये क्या है, इंडेक्स है हम लोग का। ये क्या हम लोग का इंडेक्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, कितना चैप्टर्स पढ़ना है ये अभी तक लिखा है। उसके बाद जब डीप जाएंगे ना अंदर में, आप देखोगे एक एक चैप्टर कितना जबरदस्त तरीके से हम लोग डिटेल में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय।